आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जिनमें व्हाट इज डिवाटरिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवाटरिंग, व्हाट इज साइट इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज एन एनसीआर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो तीसरा पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर दुबई और गल्फ का। तो इससे पहले के दो पार्ट मैंने बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूंगा, आप उन दोनों वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है उन दोनों को देखने का तो इसको पहले देखिए, उसके बाद जब टाइम मिलेगा उन दोनों को देखिए आप। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 15 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं जो कि मोस्टली गल्फ रीजन में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में सिविल इंजीनियर से। तो आज की वीडियो में भी इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज साइट इंस्ट्रक्शन। तो साइट इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है? साइट इंस्ट्रक्शन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो हेड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के हेड्स होते हैं उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर आपकी साइट पे कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ है जो ड्राइंग्स में क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए साइट इंस्ट्रक्शन मिलती है। या अगर हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स ने कुछ देखा, आप लोग कुछ गलत तरीके से कर रहे हो तो उसके लिए साइट इंस्ट्रक्शन मिल सकती है। या उसके बाद ड्राइंग्स में कुछ चेंज है, उसके लिए आपको साइट इंस्ट्रक्शन मिल सकती है। उस साइट इंस्ट्रक्शन एक डॉक्यूमेंट जो है इसकी 3 कॉपीज होती है। एक कॉपी ये डॉक्यूमेंटेशन में रहती है, एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है और एक उनके पास रहती है। तो ये साइट इंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी जो साइट इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू ड्राइंग नहीं होती है। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं? अगर आपके पास एक ड्राइंग है, वो अप्रूव्ड हो गई है और आपने उसके हिसाब से रीबार अपनी साइट पे लेके आए हो और कुछ टाइम के बाद उस ड्राइंग में कुछ चेंजेस होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है और नया रिवीजन आता है ड्राइंग का, तो उस टाइम पे आप उनके साथ बात करते हो, उनको बोलते हो कि हमने ऑलरेडी रीबार ऑर्डर किया है, तो वो आपको साइट इंस्ट्रक्शन में लिख के देते हैं कि ये जो रीबार में आपको चेंजेस लानी पड़ेगी, ये एक साइट इंस्ट्रक्शन है और उस साइट इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे जो भी हमको चेंजेस करने के लिए पैसा लगेगा, जो कुछ भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, वो आप क्लेम कर सकते हैं उस साइट इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे। तो साइट इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होती है कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए भी। और बहुत तरह की साइट इंस्ट्रक्शंस होती है। अभी हमारी साइट पे कुछ साइट इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं बताऊं। एक तो ये स्टील का हमारे साथ हुआ था, तो हमको साइट इंस्ट्रक्शन उसके लिए मिली थी। उसके बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स करने के लिए बोले गए थे जिसकी हमको साइट इंस्ट्रक्शन मिली थी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारा एक पाइल हेड था जो कि ब्रेक हो गया था, जिसकी जो कटिंग जब होती है पाइल हेड की, वो एक्स्ट्रा लेंथ तक हम कटिंग कर दी थी कॉन्ट्रैक्टर ने, जो पाइलिंग का कॉन्ट्रैक्टर था। तो जब हमारे पास वो पहुंचा तो हमने जब लेवल्स चेक किए तो उसका लेवल बहुत नीचे था। तो उसके बाद हमें कंसल्टेंट और जो प्रोजेक्ट टीम है उनकी तरफ से एक साइट इंस्ट्रक्शन मिली कि आप ये हाइट वापस लाने के लिए आप ग्राउटिंग करो इस एरिया को, इसको बराबर लेवल तक पहुंचाओ। तो हमने वो ग्राउटिंग की, उसका साइट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने फिर बिल बनाया कि इतने पैसे एक्स्ट्रा लगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मैंने समझाया व्हाट इज ए साइट इंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो पूरे प्रोजेक्ट का है वो कंसल्टेंट को दे सकता है और कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है और कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं। तो ये किसी की भी तरफ से किसी को आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर को ही देना है। अगर कंसल्टेंट को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ इशू लग रहा है, वो अपने हिसाब से दे सकता है। और हमारा क्या होता है, हम लोग जो होते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, हम कंसल्टेंट के पास ड्राइंग लेके खुद ही जाते हैं। अगर ड्राइंग के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये पाइप का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है, तो हम ही लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं इसका हमें सोल्यूशन दे दो। तो उसके हिसाब से वो फिर साइट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इसको इस हिसाब से चेंज करेंगे।
तो वो होती है दोस्तों साइट इंस्ट्रक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि आपको जो इंटरव्यूअर है कभी ये पूछ सकता है कि अगर आपको मैं हायर करता हूं अपनी कंपनी में तो आपका सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे होगा। क्या वो आपका फोकस होगा क्वालिटी पे, या आपका फोकस होगा प्रोडक्टिविटी पे, या आपका फोकस होगा सेफ्टी ऑफ द प्रोजेक्ट पे। तो आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है। मेरे साथ ये क्वेश्चन आया था तो मैंने अपने हिसाब से ऐसे आंसर किया था, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या आंसर किया था। तो मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने कहा था कि मैं तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलूँगा, पर मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी सेफ्टी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि सेफ्टी का सबसे मेन इशू है। अगर सेफ्टी में कुछ भी इशू आ गया, कुछ अनसेफ हो गया, या कोई खुदा न ख्वास्ता कोई डेथ होगी आपकी साइट पे, तो आपके साइट का पूरा काम ही रुक जाता है और वो फिर बहुत बड़ा डिले आ जाता है। और मेन चीज़ जो मैंने और उनको कही थी वो ये थी जिससे वो इम्प्रेस हुए थे, कि मैंने उनको कहा मैं सेफ्टी पे इसलिए फोकस करूँगा क्योंकि जितनी भी मेरी लेबर है, अगर मैं उनको हमेशा से सेफ काम करने के लिए बताता रहूँगा तो उनके नज़र में मेरे लिए एक रिस्पेक्ट बनेगी। उनको ये लगेगा कि जो हमारा इंजीनियर है वो हमारे बारे में केयर करता है, और फिर वो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उन पे पड़ेगा। उनका जो प्रोडक्टिविटी है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो हमेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि जो हमारे इंजीनियर है उनको हमारी सेहत की केयर है, हमारी हेल्थ की केयर है। तो इसका मतलब हमें भी रिवर्स में उनके लिए केयर करना चाहिए, जो भी उनको हमारे से क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क चाहिए, वो दोनों में वो मेरी हेल्प वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया था। आप भी अपने हिसाब से सोच लीजिए कुछ अच्छा सा आंसर जिससे आपका इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो सकता है। क्वेश्चन जो आपसे मोस्टली पूछा जाता है वो है व्हाट इज डिवाटरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवाटरिंग। तो दोस्तों डिवाटरिंग क्या होता है, आपने ग्राउंड वाटर लेवल है उससे जो आपके साइट का वाटर लेवल है नीचे लेके जाना है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्सकवेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ योर साइट, उसको हम कहते हैं दोस्तों डिवाटरिंग। तो जो गल्फ एरिया है दोस्तों, यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत ही ऊपर होता है, ग्राउंड वाटर लेवल। तो जब भी आपको कोई काम करना होता है आप अपनी साइट के ऊपर एक डिवाटरिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले से ही डिवाटरिंग के लिए एक डिफरेंट कंपनी को हायर किया जाता है, वो अपने हिसाब से डिवाटरिंग का सिस्टम अप्लाई करते हैं आपकी पूरी साइट पे एज पर डिज़ाइन, और उस हिसाब से आपके वाटर लेवल को नीचे लेके जाया जाता है और इसी हिसाब से आप अपनी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, मैंने अपनी साइट पे देखा है कि डिवाटरिंग सिस्टम एक दिन फेल हो गया, शाम को हम चले गए काम करके, अगले दिन जब सुबह आए तो पूरे एरिया में पानी भरा हुआ था, क्योंकि हमारे डिवाटरिंग पंप्स जो है वो फेल हो गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है डिवाटरिंग। तो डिवाटरिंग के डिफरेंट मेथड्स है। तो जब भी आपकी साइट पे डिवाटरिंग होती है उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कौन सा बेस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, और उसी मेथड के हिसाब से फिर वहाँ पे डिवाटरिंग की जाती है। तो डिवाटरिंग के डिफरेंट मेथड जो है उनमें से एक है वेल पॉइंट सिस्टम, एक है डीप वेल मेथड, उसके बाद है सम्प पंपिंग मेथड, सम्प पंपिंग मेथड के बाद है फ्रीजिंग मेथड, सीमेंट ग्राउटिंग मेथड, उसके बाद है केमिकल कंसोलिडेशन मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जो डिवाटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो साइट है उस पर दो मेथड्स हमने यूज़ किए थे। एक था डीप वेल सिस्टम। डीप वेल सिस्टम में क्या होता है, बोरिंग की जाती है, जैसे पाइलिंग के लिए बोरिंग होती है वैसे ही डिफरेंट साइट्स पे बोरिंग की जाती है। उसके अंदर फिर पाइप डाला जाता है, पाइप के अंदर एक मोटर डाली जाती है, साथ में कुछ एग्रीगेट्स डाले जाते हैं, और वहाँ पे जो जगह बन जाती है वहाँ पे पानी पूरा जमा होता है और वो मोटर से सक्शन करके वो पानी को निकाला जाता है, और डिवाटरिंग पाइपलाइन होती है बाज़ाब्ता, उसके थ्रू वो पानी को दूसरी जगह पे पहुँचाया जाता है ताकि आपके एरिया का जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाए। तो ये होता है दोस्तों डिवाटरिंग। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज वाटर प्रूफिंग एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वाटर प्रूफिंग। तो दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो है, सॉइल में जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वाटर जो है आपके कंक्रीट या स्ट्रक्चर में एंटर हो सकता है। उसी वाटर को बचाने के लिए स्ट्रक्चर में
हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग होती है मोस्टली। यहाँ पे उस मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, पहले ही जो आपकी ब्लाइंडिंग या आपका पीसीसी होता है उसके ऊपर क्यूरिंग के बाद प्राइमर अप्लाई किया जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, प्राइमर कहते हैं उसको, वो अप्लाई किया जाता है। प्राइमर को के ऊपर मेम्ब्रेन, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाई जाती है जो कि 1 मीटर से 1.2 मीटर उनकी विड्थ होती है और 2-4 मीटर की उनकी लेंथ होती है, रोल करके होती है वो, और उनको हीट गन, गैस हीट गन से अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आप वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स को अप्लाई करते हो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए दो मेम्ब्रेन्स का, जब भी आप वाटर प्रूफिंग कर रहे हो। तो ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल वाटर प्रूफिंग। हॉरिजॉन्टल के जब आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई फाउंडेशन हो जाती है, उसके वर्टिकल में भी हमको वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कंबाइन करने के लिए हम कंक्रीट का एक चैम्फर प्रोवाइड करते हैं। वो चैम्फर होता है 5 सेंटीमीटर का, जिसका मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा। तो वो चैम्फर के ऊपर फिर वर्टिकल वाटर प्रूफिंग होती है ताकि ये दोनों वाटर प्रूफिंग एक दूसरे पे अच्छे से लग जाए और कोई कट ना लगे, कट लगने वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन में ना लगे। तो ये होता है दोस्तों। ये वाटर प्रूफिंग जब कंप्लीट होती है, एंड जो वाटर प्रूफिंग का होता है उसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। वहां पे हमने क्या करना होता है दोस्तों, वहां पे हम एक ग्रूव कटिंग करते हैं, कंक्रीट को कट करते हैं 2 सेंटीमीटर तक का, और उसके ऊपर फिर लगती है एल्युमिनियम फ्लैशिंग। एल्युमिनियम फ्लैशिंग से क्या होता है, जो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन आपकी है वो कट नहीं होती है, वो परमानेंटली वहां पे रह जाती है। और एक और चीज, जब आप वर्टिकल वाटर प्रूफिंग करते हैं, वर्टिकल वाटर प्रूफिंग में जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे मतलब आपने एक बीम पे वाटर प्रूफिंग किया, बीम का एक तो एजेस है ये और ऐसे वाले एजेस है, तो उन पे क्या होती है, उन पे एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स लगती है, 20 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा स्ट्रिप। पहले ही मतलब जब प्राइमर वगैरह हो गया उसके बाद उन पे स्ट्रिप्स लगती है, स्ट्रिप्स के ऊपर वाटर प्रूफिंग होती है। क्यों ये होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मेम्ब्रेन ही लगाओगे, सिंगल मेम्ब्रेन लगाओगे, वो कट हो सकती है और वहाँ पे फिर वाटर प्रूफिंग आपकी डैमेज हो सकती है। उसके लिए हम स्ट्रिप्स लगाते हैं, वो 20 mm की स्ट्रिप्स होती है हर जगह पे, जहाँ पे भी कॉर्नर्स है, जहाँ पे भी एजेस है, वहाँ पे ये लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपकी वाटर प्रूफिंग हो रही होती है तो जब कंसल्टेंट आता है तो उसका मेन फोकस सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे होता है कि ये स्ट्रिप्स लगी हुई है, ओवरलैपिंग 10 सेंटीमीटर से ऊपर है कि नहीं है, ये मेन चीज़ें होती है वाटर प्रूफिंग के लिए। और वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन जब आप, अगर आपने हॉरिजॉन्टल में वाटर प्रूफिंग किया, उसके ऊपर आप स्क्रीड करते हो, प्रोटेक्शन स्क्रीड, उस वाटर प्रूफिंग को डैमेज होने से बचाने के लिए। और जो वर्टिकल वाटर प्रूफिंग है उसमें स्क्रीड नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बोर्ड लगती है जो मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, जिसको हीट गन से ही लगाया जाता है, पर थोड़ी बहुत वो स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेन के, ताकि उसके ऊपर अगर कुछ भी एग्रीगेट्स या कुछ भी डैमेज लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसमें उतना डैमेज नहीं होता है। तो ये होगी दोस्तों वाटर प्रूफिंग के बारे में क्वेश्चन। एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है, वो है व्हाट इज थर्मल क्यूरिंग। तो थर्मल क्यूरिंग क्या होता है दोस्तों, थर्मल क्यूरिंग मोस्टली जो आपके मास कंक्रीट्स होते हैं ना, मास कंक्रीट होती है उस पे किया जाता है। मास कंक्रीट पे क्यों किया जाता है, क्योंकि मास कंक्रीट में मोस्टली क्या होता है, मास कंक्रीट में थर्मल वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशंस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर हो जाता है जब सीमेंट रिएक्ट करने लग जाता है, तो उसके लिए उसकी जो क्यूरिंग होती है वो थर्मल क्यूरिंग होती है। थर्मल क्यूरिंग में क्या होता है दोस्तों, थर्मल क्यूरिंग में जो आपकी हर साइड की सरफेस आपके स्ट्रक्चर की जो है, आपकी फाउंडेशन की है, उसके ऊपर हर साइड से गनी बैग्स लगती है या हेसन क्लॉथ लगती है। हेसन क्लॉथ के ऊपर पॉलिस्टीरीन शीट लगती है तीनों साइड से। पॉलिस्टीरीन शीट जो होती है वो होती है या तो 25 mm की या फिर 50 mm की, यानी 2.5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की पॉलिस्टीरीन शीट लगती है, जो कि एज पर आपकी रिकमेंडेशन वहाँ साइड पे होगी उसके हिसाब से, और उसके ऊपर लगता है पॉलीथीन। तो ये पूरा हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों,
जो थर्मल क्यूरिंग में थर्मोकपलर्स को कंक्रीट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, कंक्रीट करने से पहले ही इंस्टॉल किया जाता है, और वहाँ से कुछ केबल्स बाहर निकाली जाती है। इन केबल्स के थ्रू क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है विथ ए थर्मोकपलिंग डिवाइस, जो हमें बताता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर कंक्रीट में इस टाइम कितना है कंक्रीटिंग होने के बाद, और यहाँ पे कितना है। उससे हमें टेम्परेचर वेरिएशंस पता चल जाती है। और अगर हो सकता है कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन 15 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उस टाइम पे हमको रिकमेंडेशंस की जाती है कि पॉलीस्टीरीन को एक्स्ट्रा करो, या पानी और मारो, या फिर पॉलीथीन को बढ़ाओ उसके अराउंड। तो उस तरह से ये थर्मल क्यूरिंग होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि अगर थर्मल क्यूरिंग ना हो मास कंक्रीट्स में, जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से गेन नहीं कर पाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए हम थर्मल क्यूरिंग करते हैं मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का। तो ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जा सकता है, वो है व्हाट इज एन एनसीआर। एनसीआर क्या होती है? एनसीआर होती है नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट और नॉन कन्फर्मेटी रिपोर्ट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमें दिखाया जाता है अगर आपके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया हो तो उसके लिए ये दी जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशंस की डिविएशन हो गई हो। जो हमारी स्पेसिफिकेशंस एक प्रोजेक्ट की है, अगर उनके अगेंस्ट कोई काम किया गया हो तो उस टाइम पे एनसीआर हमको मिलती है। या फिर कोई काम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग नहीं हुआ है और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं हुआ है, उस टाइम पे हमको क्या मिलती है? एनसीआर मिलती है। तो एनसीआर कौन देता है दोस्तों? एनसीआर मोस्टली प्रोजेक्ट कंसल्टेंट देता है। कंसल्टेंट जब भी एक साइट की विजिट पे आता है, जो जहाँ पे भी उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, उसके लिए वो एनसीआर इशू करता है। ये एनसीआर आपका मैन कॉन्ट्रैक्टर भी इशू कर सकता है, और एनसीआर अगर आपके प्रोसीजर में है, साइट प्रोसीजर में है, तो आपका अपना जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट भी आपको एनसीआर इशू कर सकता है अपनी कंपनी का। तो इन एनसीआर की डिफरेंट वैल्यूज होती है। कुछ कंपनीज इंटरनल एनसीआर रखते हैं ताकि क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए, ताकि सबको ये पता हो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और जो ये वाली एनसीआर होती है उसका उतना मतलब नहीं होता है इम्पैक्ट साइट पे, बट उन एनसीआर से भी हमको बचना चाहिए जो हमारे लोकल अपनी कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर देते हैं। तो इसके बाद जो मेनली होता है हमारे कंसल्टेंट की एनसीआर या फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर की एनसीआर, वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके साइट पे, क्योंकि उनकी बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंशियल को इम्पैक्ट होता है। सपोज करें अगर आपको एनसीआर मिली है और आपने वो टाइम पे क्लोज नहीं की, उसकी बेसिस पे जो आपका कंसल्टेंट है या जो आपका प्रोजेक्ट हेड्स है वो आपकी कंपनी की पेमेंट भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों एनसीआर आपको कब कब मिल सकती है? अगर आपका जो काम किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग नहीं है साइट पे, तब आपको एनसीआर मिल सकती है। या अगर आपने कोई मटेरियल यूज किया है जो कि अप्रूव्ड नहीं है आपके साइट पे, मतलब कैसे? आपने कोई केमिकल यूज किया, कोई ग्राउटिंग मटेरियल यूज किया जो आपके अप्रूव्ड ग्राउटिंग मटेरियल्स में नहीं था, उसके लिए आपको एनसीआर मिल सकती है। तो उसके बाद कोई मेथड ऑफ वर्क है जो आपके साइट पे अप्रूव्ड नहीं था, वो मेथड आपने उस मेथड के हिसाब से कोई काम किया, उसके लिए मिल सकता है आपको। और आपने इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान्स आपके साइट के अगर नहीं फॉलो किए, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो, मतलब आप स्टेप वाइज कोई काम कर रहे हो, आपने वाटरप्रूफिंग किया और वाटरप्रूफिंग के ऊपर स्क्रीड किया, आपके आईटीपी में ये लिखा था कि वाटरप्रूफिंग का अप्रूवल पहले मिलना चाहिए आपको कंसल्टेंट से कि आपकी वाटरप्रूफिंग सही है, तभी आप कर सकते हो, तो आपने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान को फॉलो नहीं किया और स्क्रीड कर दी। इसके लिए भी आपको एनसीआर मिल सकती है अगर वो गुस्से में हो, तो डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपने जो आपका
करेक्टिव एक्शन मेथड आपने भेजना पड़ता है कंसल्टेंट को या मैन कॉन्ट्रैक्टर को जब एनसीआर मिलती है कि आप किस तरह से इस इशू को सॉल्व करोगे। तो वो जब वहाँ से अप्रूव करेंगे उसके बाद ही आप उसको उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको मेरा जो प्रोसीजर है, मेरे साथ एक बार मुझे एक एनसीआर मिली थी जब मैं एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा था, उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहूँगा। तो मेरे पास एक कंक्रीट होने वाला था, एक ग्राउंड बीम्स होते हैं जब आप ग्रिड स्लैब करते हैं उसमें ग्राउंड बीम्स होते हैं। मेरे कुछ ग्राउंड बीम्स थे जिनकी कंक्रीटिंग होने वाली थी। तो मैंने कंसल्टेंट को एक बार चेक करवाया और कंसल्टेंट ने मेरे को कमेंट दिया था, वहाँ पे मेरे को चाहिए थी बीम और शटरिंग के बीच में मेरे को 5 सेंटीमीटर का मुझे क्लियर कवर चाहिए था, पर सिर्फ वहाँ पे 2.5 का मिल रहा था। तो उनने मुझे कमेंट दिया था कि ये क्लियर कवर आप सही करो, उसके बाद ही कंक्रीट ऑर्डर करना। पर मैंने पहले ही कंक्रीट ऑर्डर किया था, तो क्या हुआ, वो चले गए वहाँ से, मैंने कंक्रीट करवा दी। और कंक्रीट जो ही मैंने करवाई विद इन 1 आवर उसका कॉल हमारे क्वालिटी मैनेजर को आया कि मैं फैज़ान के इस एरिया में एनसीआर दे रहा हूँ क्योंकि इनने ऐसे ऐसे किया और विदाउट क्लियर कवर उन्होंने किया। तो जो हमारा क्वालिटी मैनेजर है उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला तुम मुझे ये बताओ, चलो एनसीआर मिल गया, मुझे कोई इशू नहीं है, उसको देने दो एनसीआर, पर करेक्टिव मेथड तुमको पता है क्या है इसका? करेक्टिव मेथड यह है कि तुमको पूरा वो बीम तोड़ना है उस एरिया में, क्लियर कवर वापस मिलाना है। तो क्या करोगे? तो किस्मत मेरी ये थी कि मैंने वो क्लियर कवर सही करवाया था पहले ही, और मैंने कुछ पिक्चर्स खींच ली थी मीटर लगा के कि अभी कवर बराबर मिल रहा है। तो जो ही मैंने ये सुना, मैं कंसल्टेंट के ऑफिस में गया, उनके पास उनसे बात की, रिक्वेस्ट की और उनको वो फोटोज़ वगैरह दिखाए। जब उन्होंने फ़ोटोज़ दिखाए तो उनने हमारे मैनेजर को फ़ोन किया कि मैं एनसीआर नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी फैज़ान ने जो है वो करेक्टिव एक्शन उसका लिया था, उनने वो सही कर दिया था। चूँकि उनने मुझे फ़ोन भी किया था कि सर पे फिर से चेक करो, मैं बिज़ी था किसी काम में, तो कंक्रीट को ना वेस्ट होने के चक्कर में उन्होंने कंक्रीट किया, पर उनके पास फ़ोटोज़ है। तो उस तरह से मेरी वो एनसीआर बच गई थी वहाँ पे। और इसी तरह मैं ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब आप कहीं पे काम कर रहे हो आपके साथ कोई ऐसा इशू ना आए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम आपके लिए होती है अगर आपको एक एनसीआर मिलती है। तो ये हुआ दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है उसको भी फॉलो करेंगे। और उसके बाद मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।